नमस्कार, हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें देख लिए थे, डाइजेशन वगैरह देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो हमारा रेस्पिरेशन के सिस्टम का क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे respiration in assimilation, food reacting to cell is used to obtain energy for various life processes। यानी एब्जॉर्प्शन तक हमने देख लिया था, अब एसिमिलेशन का समय आ गया। अभी एसिमिलेशन में क्या होता है कि फूड हमारे वेरियस एक्टिविटी के लिए यूज़ होगा। तो उसमें क्या होता है कि इन एसिमिलेशन फूड रिएक्टिंग टू सेल में रिएक्शन करता है फूड और यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह से जैसे अगर यहाँ ग्लूकोज टूटा है तो हम जैसे ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा O2 इनहेल होता है और ये O2 आता है, फिर ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, जैसे C6H12O6 ये O2 के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद से 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यही एनर्जी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और इसमें 38 ATP एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये एनर्जी हमारे शरीर के लिए, हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन क्या है कि और ये चूँकि सेल में ये रिएक्शन होता है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और इस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, O2 के रिएक्शन होता है, O2 के साथ रिएक्शन होकर और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होता है। चूँकि यहाँ CO2 क्या है, वेस्ट मटेरियल है, तो ये वेस्ट मटेरियल फिर शरीर से हमारा एक्सेल आउट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सारा ये जितना फंक्शन होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये जो रिएक्शन हुआ ये तो सेल में हुआ, लेकिन फिर CO2 ये हमारे ब्लड वेसल के द्वारा ये लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में आ कर के और फिर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो आगे हम देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं इसमें। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि इन एसिमिलेशन फूड रिएक्टिंग टू सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज पहुंचा सारे सेल में ब्लड के द्वारा, और सेल में ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ O2 के प्रेजेंस में, और इस तरह से CO2 बना, H2O बना और एनर्जी रिलीज हुआ। ये एनर्जी हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए वेरी एसेंशियल है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे फूड रीचिंग टू द सेल्स ऑफ बॉडी रिएक्ट विथ O2 एंड रिलीज एनर्जी विच इज यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। वही हम जो ऊपर बात किए थे। तो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए ये यूज़ होता है एनर्जी। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इन द सेल्स। सेल्स से ये फूड से एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। चूँकि ये सारे एक्टिविटी कहाँ पे होता है, सेल में, और सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे जब ग्लूकोज टूटता है, यहाँ जब ग्लूकोज टूटता है O2 के साथ, तो CO2 H2O एनर्जी 38 ATP एनर्जी ये हमारा रिलीज हुआ है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 CO2। और हमने देखा कि ये जो वेस्ट मटेरियल निकला है तो ये
बाहर निकल जाता है और इस तरह से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है इसमें रेस्पिरेशन में। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन का टाइप। तो इसमें क्या है कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अब हम थोड़ा सा पहले रफली इधर बात कर लेते हैं। एरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन, तो इसमें इस रेस्पिरेशन में O2 का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, वेरी एसेंशियल ऑक्सीजन का। तो वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑक्सीजन से ही ये ग्लूकोज टूटता है C6H12O6, इसका ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हो करके और फिर ये ब्रेक डाउन हो करके और CO2H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो इस रेस्पिरेशन में O2 का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें अनारोबिक रिएक्शन होता है, अनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें होता है रेस्पिरेशन, तो इसमें O2 का होना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो इसमें O2 नहीं चाहिए, तो ये क्या होता है इसमें, जैसे C6H12O6, ये क्या हुआ, ये जब ये इन अब्सेंस ऑफ O2 ये रिएक्शन होगा और ये इथेनॉल में टूट जाएगा, इथानॉल यानी C2H5OH, इसमें टूटेगा प्लस CO2 निकलेगा, ठीक है, अब प्लस एनर्जी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें होता क्या है कि इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है। ये जो इस रेस्पिरेशन में एरोबिक में इसमें 38 ATP एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होती है, जबकि इसमें मात्र 2 ATP ही एनर्जी निकलता है, 2 ATP। तो इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि एरोबिक में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली जैसे ह्यूमन्स है, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए रेस्पिरेशन इन विच O2 इज यूज्ड, यानी जिसमें O2 यूज होता है जिस रेस्पिरेशन में, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, यानी जो ये कार्बन का 6 एटम है, ये 3 का एटम्स का 2 पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो इस तरह से ये ग्लूकोज 2 पायरुवेट में टूट जाता है और ये रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ O2 में होता है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस है। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस पहले हुआ, जिसमें ये ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है, इसमें इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और ये 2 पायरुवेट में टूटा, यानी 3 कार्बन का 2 एटम्स में टूट गया। यहाँ 6 कार्बन का 1 एटम है, जिसमें इसमें 3 का कार्बन का 2 पार्ट में टूट गया है, जिसको हम पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन का काम शुरू होता है, यानी अब यहाँ से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और इस तरह से 6CO2 और 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ चाहिए, अब यहाँ से ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह से दिस रिएक्शन ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अब रिएक्शन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज का टूटना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम बात करते हैं, इसी को देख लेते हैं एक बार कि दिस रिएक्शन ओकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अब हम बात करते हैं एनारोबिक की।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग O2, यानी यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, विदाउट यूजिंग O2 इज नोन एज, यानी यहाँ ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ विदाउट ऑक्सीजन का ही फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड ब्रेक कर रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ O2, ये तो होगा ही, ये तो ऊपर भी हमने देखा था, तो इसको तो हम ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, जबकि 2 पाइरूट में टूट गया है। अब यहाँ हमारे लिए O2 चाहिए था, लेकिन अब यहाँ O2 नहीं चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ O2, यानी ये बनाएगा 2 इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस एनर्जी। और यहाँ जैसा कि हम देखें कि ऊपर में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ था 38 ATP, यहाँ 2 ATP ही रिलीज़ होगा, यानी ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको एनर्जी काफ़ी कम चाहिए। तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से इथेनॉल का 2 यानी इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एनर्जी 2 ATP रिलीज होती है। ये तो वेस्ट मटेरियल है, ये तो एक्सेल आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा, हेयर बोथ रिएक्शंस ओकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये दोनों रिएक्शन कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, जबकि ये फाइनल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब हम बात करें ऑर्गेनिज्म यूजिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो भाई उनके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा, उनका फूड का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म यूजिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट O2, तो वे कैन सर्वाइव, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे विदाउट O2 के, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वे ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो वैसे ऑर्गन में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो O2 के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो कभी कभी ह्यूमन में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है, जैसे विगोरस एक्सरसाइज करने पे क्या होता है कि हमें काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उस समय पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस समय हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। और उस केस में हमारे बॉडी में क्या बनता है, 2 लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल सेल्स में, जिसमें हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी थोड़ा पेन होने लगता है, वहाँ पे दुखता है। तो उस तरह से वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से तो वहाँ भी क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है, इन द अब्सेंस ऑफ O2 ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है, 2 पाइरूट में टूटा और उसके बाद भी अब ऑक्सीजन तो उसको मिला नहीं, सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इस तरह से इन अब्सेंस ऑफ O2 यहाँ 2 लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी बना, यहाँ 2 ATP ही बनता है यहाँ भी। तो केवल 38 ATP ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बनता है, बाकी में 2 ATP ही बनता है। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि 38 ATP कहाँ बनेगा और 2 ATP कहाँ बनेगा, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा 2 ATP ही बनेगा, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म CO2 भी बनाता है, ठीक है, यहाँ पे CO2 नहीं बन रहा है। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं, अच्छा क्रैम्प्स इन मसल्स ओकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ज़्यादा जब लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ड्यूरिंग vigorous फिजिकल एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन also start in our body muscles to produce additional energy required by muscles। तो इस तरह से जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जो हमारे बॉडी को फुलफिलमेंट होता है, बॉडी हमारा फुलफिलमेंट करता है उस एनर्जी को।
इस तरह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी से तो हमारा फुलफिलमेंट हो जाता है, लेकिन लैक्टिक एसिड से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब इसी को थोड़ा कंबाइंड रूप से हम देख लेते हैं कि जैसे ए ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुआ, टूटा इन एब्सेंस ऑफ O2, तो 2 पायरुवेट बना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 चाहिए, तो यानी O2 के प्रेजेंस में 6 CO2 H2O 6 H2O और एनर्जी बना, और 38 ATP यहाँ एनर्जी बनेगा। और इस तरह से ये CO2 वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल, ये बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये ग्लूकोज यहाँ पे एनारोबिक में क्या होता है कि नो O2, यानी O2 यहाँ नहीं चाहिए, और ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और 2 CO2 प्लस एनर्जी यानी 2 ATP एनर्जी यहाँ रिलीज होता है। यानी एनारोबिक में हमेशा 2 ATP ही एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और इथेनॉल बन रहा है, जबकि जब ह्यूमंस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो 2 लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यानी एनर्जी 2 ATP ही बनता है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी ATP में क्या होता है, तो एक एडिनोसाइन का रहता है एटम और 3 फॉस्फेट का, इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हमारे बॉडी में हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए तो वो ADP यानी ATP टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, और इस तरह से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी हमारे बॉडी को, हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस को जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे यूज होता है। तो इस तरह से एनर्जी ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एक्यूमुलेट रहता है, और जब इस हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का तो ये वो ADP के रूप में फिर टूटता है और तब एनर्जी रिलीज होता है। इस तरह से वो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, और फिर जब स्टोर होने वाला होता है तो फिर ADP और प्लस एनर्जी मिल करके ATP के रूप में ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस तरह से ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, चूँकि डाइफॉस्फेट यहाँ फॉस्फेट का 2 एटम्स है इसलिए यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, तो एडिनो डाइफॉस्फेट। और एडिनो ट्राई मतलब ट्राई माने 3, यानी यहाँ फॉस्फेट का 3 एटम है इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसको ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। इसी चीज़ को हम देख लेते हैं। तो ATP एंड ADP आर प्रेजेंट इन सेल्स, एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन यूज्ड फॉर ADP प्लस P एनर्जी, और ATP बन जाता है, और इस तरह से ATP बन के स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से ATP और ADP हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन, जब एनर्जी रेस्पिरेशन में मिलता है तो इट इज़ यूज्ड फॉर ADP, और इस तरह से हमने जो ऊपर बात किया था कि ADP में ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होता है जो हमारी बॉडी को मिलता है। व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी ADP में टूटता है और एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, और हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा अभी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड। अनारोबिक के लिए O2 नहीं चाहिए। अच्छा, एरोबिक में लार्ज एनर्जी निकलता है, जैसे 38 ATP निकलेगा तो ह्यूज एनर्जी निकलेगा, जबकि एनारोबिक में मात्र 2 ATP ही निकलता है। तो चूँकि ये रेस्पिरेशन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है तो इसीलिए यहाँ उनको एनर्जी कम चाहिए, तो यहाँ पे लेस एनर्जी निकलता है, और ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी कम निकलता है। अच्छा, तीसरा इसका CO2 H2O फॉर्म। तो इस एरोबिक में CO2 और H2O बनता है, जबकि यहाँ पे क्या बनता है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है। CO2 तो एनारोबिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल और लैक्टिक एसिड ही बनता है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के समय ह्यूमन में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लार्ज लंग्स रिसाइड इनसाइड द रिब केस एबव डायफ्राम इनसाइड थोरासिक कैविटी। तो ये सारा फंक्शन गैसियस एक्सचेंज का कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है।
यानी और वो लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, तो वो थोरासिक कैविटी के इनसाइड में वो सिचुएटेड होता है लंग्स, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है. हेयर्स एंड म्यूकस इन द नसल पैसेज फिल्टर एयर, दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. यानी हेयर और म्यूकस जो हमारे नजल पैसेज में रहते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं, और जितना उसमें डस्ट पार्टिकल होता है वो रोकने से मना हो जाता है. ठीक है, रोक लेता है. अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार. ये एक बार इसका पार्ट हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे इस फिगर में जैसा कि ये दिखाया गया है नजल पैसेज, ये नजल पैसेज है, ये नजल पैसेज, ये नोज़ है, और इसको ये माउथ हो गया हमारा, और ये हमारा, एक मिनट, तो हाँ हाँ एक बार इसका पार्ट हम देख लेते हैं. तो ये बोनी पैलेट इसको हम बोलते हैं. ये जो माउथ के ऊपर ये नोज़ है, नोज़ के ऊपर जो ये प्लेट दिख रहा है, ये पार्ट इसको हम बोलते हैं बोनी पैलेट. ये साउंड बॉक्स है, और ये ट्रेकिया है, विंड पाइप जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं. ये स्पेशल कार्टिलेज का एक बना रहता है जिसको हम रिंग कार्टिलेज भी बोलते हैं, और ये ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं. अच्छा, और ये हमारा लंग्स है. तो ये लंग्स ये 2 लेयर का मेम्ब्रेन का कवर्ड रहता है, इस पर 2 लेयर्स कवर्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लेउरा, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. अच्छा, और अब हम यहाँ देखते हैं कि ये ट्रेकिया है, ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है. तो ये ट्रेकिया ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ची. यानी ब्रॉन्ची क्या है, ब्रॉन्चस तो सिंगुलर है और ब्रॉन्ची बोलते हैं प्लूरल. तो यानी ये ब्रॉन्ची में 2 टूट गया, और एक एक पार्ट को हम ब्रॉन्चस बोलेंगे. ये और फिर ये आकर जाकर के आगे फर्दर फिर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये फिर ब्रेक हो रहा है. तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्चियोल, और प्लूरल होता है ब्रॉन्चियोल्स. अच्छा, ये एक थोरासिक कैविटी और एक चेस्ट कैविटी की बात करें तो हमारा लंग्स एक ये रिब केज से कवर्ड रहता है. रिब केज एक्चुअल में क्या है कि ये बोन्स हैं, हार्ड बोन्स जो हमारे लंग्स को सेफ्टी प्रदान करता है. तो इस तरह हार्ड ये जो जितना बोनी पार्ट है, बोन्स का पार्ट है, उसको हम रिब केज बोलते हैं. और इसके अंदर के कैविटी को, ये खाली जगह जितना है, उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी. तो यानी रिबकेज के अंदर ये एक बॉक्स टाइप का बन जाता है, ये खाली प्लेस जितना है उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी. और ये बोनी पार्ट जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिबकेज. ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ये वाला. और हमने देख लिया ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चस, ब्रॉन्चियोल और ब्रॉन्चियोल और ब्रॉन्चियोल्स. तो ये सारी देख लिया. अब इसमें क्या होता है कि एक अंगूर के गुच्छे की तरह यहाँ पे ये गुच्छे की तरह यहाँ पे लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं अल्वेओलर सैक्स. ठीक है, अब इसमें अल्वेओली चूँकि प्लूरल है और अल्वेओलस सिंगुलर है, तो एक ये पार्ट को ये बोलते हैं हम अल्वेओलस, और ये काफ़ी गुच्छा टाइप का दिख रहा है, इसको अल्वेओलर सैक्स बोलते हैं. अल्वेओलर सैक्स यानी गुच्छा है, इसके अल्वेओलर सैक्स बोलेंगे. इस पर ब्लड की कैपिलरी, पूरा ब्लड कैपिलरी से पूरा कवर्ड रहता है, जिसको हम कैपिलरी नेटवर्क के नाम से जानते हैं. आर्टियोल्स ये है, चूँकि आर्टरी का है यहाँ से, तो ये आर्टियोल्स है.
और ये वैक्यूल है, वेन्यूल ओके। अच्छा, ब्रंचियोल हमने देख लिया, अल्वियोली देख लिया। तो अभी ये होता क्या है एक्चुअल में रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जब ये बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन आता है, जब बॉडी पार्ट से जब ऑक्सीजन आता है इस तरह से, तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज़न के द्वारा, यहाँ का इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न का काम होता है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में हमने क्या देखा था, डिफ्यूज़न में हमने यही देखा था कि जैसे एक पॉट्स ले लिए, अगर इसमें पानी है और होता क्या है कि इसमें अगर हमने इंक का एक ड्रॉप डाला, एक बूंद डाला इंक का, तो धीरे धीरे चूँकि यहाँ पे इंक का हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यानी लो कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इंक ये पूरा में फैल जाएगा, धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा। तो इस तरह से डिफ्यूज़न इसी को बोलते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के में जा कर के और उसको पूरा मिक्स होने लगता है और वहाँ भी कंसंट्रेशन हाई बनाने की कोशिश करता है, मतलब अपने बराबर। तो इस तरह से इसको हम इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो सेम यही होता है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हमारा ये ब्लड वेसल्स में हाई कंसंट्रेशन CO2 है। अब CO2 हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऊपर से आया है ऑक्सीजन और इसमें पूरा ऑक्सीजन पूरा हाई कंसंट्रेशन में है। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि इसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन, चूँकि यहाँ ऑक्सीजन कम है, O2 क्या है यहाँ पे काफ़ी कम है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, O2 का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो चला गया अंदर, अब अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन पूरा इधर ले लिया, तो ऑक्सीजन का इधर अब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमारे बॉडी पार्ट्स को इस तरह से चला जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे नोजल पैसेज के द्वारा ये एग्जिट हो जाता है, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये गैस का एक्सचेंज का सारा फंक्शन कहाँ पे होता है, लंग्स में होगा। और लंग्स में कहाँ होगा, तो अल्वियोलस में, यानी अल्वियोलाई जो है अल्वियोली, उसमें सारा ये प्रोसेस होता है, ये मिलियंस ऑफ अल्वियोली होता है वहाँ पे। तो इस तरह से सारा गैस का हमारा डिफ्यूज़न होगा और इस तरह से गैस का एक्सचेंज होगा और ये ब्लड कैपिलरी पूरा कवर्ड रहता है बहुत सारा, तो इस तरह से हमारा गैसियस एक्सचेंज होते रहता है और हम इस तरह से बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इसमें पहुंचेगा, फिर CO2 यहाँ आएगा, फिर O2 जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में। इस तरह से ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। तो हमें इसका पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप कि इसको सिंगुलर प्लूरल पर पूरा फोकस कीजिए, इसको देख लीजिए एक बार पार्ट को और इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। अब इसी चीज़ को हमने लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया है यहाँ से, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। यानी ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ये स्पेशल कार्टिलेज का बना होता है जो थोड़ा हार्ड भी होता है और हार्ड होने से क्या होता है कि ये कोलैप्स होने से बच जाता है, जिससे हमारा रेस्पिरेशन चलते रहता है। तो इसलिए ये स्पेशल कार्टिलेज का बना रहता है और ये कोलैप्स होने से बच जाता है। अब उसी को बात को यहाँ पे लिखा हुआ है उसी चीज़ को। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप, विंड पाइप को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग ये वो होता है कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन में कोलैप्स होने से बचाता है। प्लूरा इज ए टू थिन लेयर मेम्ब्रेन कवरिंग बोथ द लंग्स, यानी जो ये दोनों लंग्स है वो प्लूरा यानी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। इसी को ये जो हमारा लंग्स है तो ये डबल मेम्ब्रेन का बना रहता है, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, इसी को बताया गया है, इससे प्रोटेक्शन मिलता है उसको लंग्स को।
तो इस तरह से कवरिंग रहता है। अच्छा, डिफ्यूज़न, तो जैसा कि हमने बात किया ऊपर, डिफ्यूज़न यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो यही प्रोसेस चलता है, इसी के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। ये हमारा ग्लूकोज टूटा सेल में O2 के प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज हुआ, CO2 बना, और जैसे 6CO2 बना, 6H2O बना, और यहाँ पे 38 ATP जो हमारा बना है, 38 ATP एनर्जी बना। तो इस तरह से हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है सेल में कि ये O2 के प्रेजेंस में, यानी O2 आया इधर से, ये अल्व्यूलर सेक्स है, यानी एक अल्व्यूलस है ये पार्ट, और बहुत सारे अल्व्यूलाई है, अल्वेली। तो अल्वेले से ऑक्सीजन लिया हमारा ब्लड और सेल में पहुंचा, ठीक है, और सेल में क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और इस तरह से सेल में एनर्जी रिलीज हुआ, और CO2, और फिर CO2 ये पहुंचा, फिर अल्वेलस यानी अल्वेली में पहुंचा, और फिर वहाँ से इस तरह से वो बाहर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्वेलस दिखा हुआ है, एक अल्वेलस को दिखाया गया है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी दिखाया गया है, पूरा कवर्ड है ब्लड कैपिलरी से। इस तरह से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर को एग्जिट कर देता है, ठीक है। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है, और 0.04% CO2 रहता है, और वाटर वेपर बहुत थोड़ा रहता है। लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वहाँ पे O2 की मात्रा 16% हो जाती है, जबकि CO2 4.4% हो जाता है, यानी O2 यहाँ 0.04% है, बहुत कम है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यानी ये CO2 आया कहाँ से, तो हमारे सेल्स से, और सेल में जो फूड का ब्रेक हुआ तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वही इसका मात्रा को, इसका क्वांटिटी बढ़ा दिया है। इस तरह से CO2 का 4.4% हो गया है। वाटर वेपर भी ज़्यादा ही हो जाता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे वाटर बना है, इसलिए वाटर वेपर भी ज़्यादा हो जाता है। जो यहाँ पे वाटर बना है तो इसलिए हमारे एयर में वाटर वेपर भी ज़्यादा हो जाता है। अल्वेओली मिलियंस होता है, तो इस तरह से। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग 1 मिनट में 15 to 20 टाइम्स हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रेट ऑफ ब्रीथिंग है 1 मिनट में 15 to 20 टाइम्स। अब नाउ हीमोग्लोबिन प्लेज विटल रोल इन इस ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो जो भी O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये O2 का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन वो O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि CO2 प्लाज्मा CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ऑक्सीजन का, जबकि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, प्लाज्मा। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा O2 हीमोग्लोबिन से ही जाएगा, ठीक है, जबकि CO2 प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। एक्टिविटी टू शो प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के समय का एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि CO2 का अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें CO2 का क्या होता है, उसका एक एक्टिविटी है। तो हमने एक लाइम वाटर लिया है एक बीकर में, और एक टेस्ट ट्यूब में एक हमने ले लिया लाइम वाटर, और एक दोनों में ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि एयर से एक ये पिचकारी है, तो पिचकारी के थ्रू हमने क्या किया कि एयर इस टेस्ट ट्यूब में हमने इंटर किया, ठीक है ना। तो एयर किया और यहाँ पे हम अपने माउथ से हम इसको टेस्ट ट्यूब में एयर दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ देर के बाद हमने ये देखते हैं कि लाइम वाटर जो है ये स्लाइटली मिल्की बहुत कम मिल्की हुआ यहाँ पर, जबकि यहाँ पे मिल्की बहुत ज़्यादा हुआ। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये हमारे हवा में
CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये CO2 का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। तो इस तरह से हम जब माउथ से उसको दे रहे हैं हवा, तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, यानी हमें ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मिल्की ज़्यादा हो जाता है, जबकि ये लेस मिल्की है, काफ़ी कम मिल्की होता है। ठीक है, तो इसे हो गया कि एयर में CO2 की मात्रा बहुत कम है। CO2 क्या है, बहुत कम है, जबकि हमारे मुंह में क्या है, हमारे माउथ में CO2 जो हम एक्सेल कर रहे हैं तो CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से ये काफ़ी मिल्की हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये फ्रॉम लंग्स, यानी एयर कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, यानी CO2 की मात्रा ज़्यादा है, और हाईली ड्यू टू मोर CO2। तो इसी चीज़ को लिखा गया है यहाँ। लाइम वाटर, चूँकि वाटर में मिक्स रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह से हमने देखा एक एक्टिविटी। ठीक है, स्लाइटली मिल्क। अच्छा, CO2 व्हेन पासिस थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 लाइम वाटर से पास करता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये प्रॉपर्टीज़ है किसका, लाइम वाटर का, कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो इस तरह से मिल्की हो जाता है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और आज हम इतना ही स्टॉप करते हैं अपना लेक्चर, और आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो इस तरह से आज अपना हम लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।